नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम आपके सामने गणित का मॉडल पेपर नंबर 22 लेकर आए। इससे पहले हम लोग 21 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं सारे वीडियोज़ के, आप वहाँ से जाकर उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे तभी आपके 25 में 25 नंबर आएंगे। आज हमने जो मॉडल पेपर बनाया है वो पीएनपी की तर्ज पे बनाया है, बहुविकल्पी प्रश्नों को भी शामिल किया है, लघुत्तरी प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो यहाँ पर जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 दे रखा है, इनका योग आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब भी किसी संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा हो तो उनका योग जो होगा वो उन्हीं का 20 जितनी संख्याएं हैं और जितना समांतर माध्य है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा 240। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है वो भी आप समझ लीजिए। मान के चलिए कि संख्याएं दे रखी 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं दे रखी। अब इनका समांतर माध्य कितना होगा? समांतर माध्य इन सभी को जोड़ दो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, ठीक। और कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। तो 15 में 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3। तो कुल मिलाकर इन सभी का समांतर माध्य कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। अब हमें ये पता करना है कि इन सभी, आपको केवल ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये संख्याएं दे रखी हैं, तो ये पूछा जाए कि इनका सभी का योग कितना होगा। तो योग पता करने के लिए हमें संख्याएं पता होनी चाहिए। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं और इनका समांतर माध्य है 3। तो जितनी संख्याएं उतना समांतर माध्य इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका योग निकल के आ जाएगा। इनका समांतर माध्य कितना है? 3, संख्याएं हैं 5, तो 5 3 15, तो वही यहाँ पर इसका योग निकल के। तो इसका लॉजिक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भाज्य बराबर कितना होता है? आपको मालूम है जब हम लोग भाग करते हैं तो यहाँ पर कोई संख्या लिखी होती है, यहाँ पर कोई संख्या होती है, यहाँ पर कोई संख्या होती है और लास्ट में जो शेषफल होता है वो यहाँ पर कुछ होता है। तो यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज्य, ठीक। यहाँ पर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं भाजक। जो यहाँ पर होता है उसको भागफल कहते हैं और यहाँ पर जो होता है शेषफल कहते हैं। ये तो सबको मालूम। अब पूछ रहे हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 9 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/2 का मान क्या होगा? अगर पावर में 1/2 है इसका मतलब है ये वर्गमूल, ठीक है। 9 का वर्गमूल गुणे 4 का वर्गमूल। अब 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। 3 दूना 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर पावर में 1/2 है इसका मतलब ये वर्गमूल की बात कर रहा है। अगर पावर में 1/3 हो जाता तो ये क्यूब रूट यानी घनमूल की बात कर रहा होगा। तो इसको आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम है। 1/2 है तो केवल आप ये लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8000 मीटर और 4 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा? देखो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो अनुपात तो बनेगा नहीं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता, तो 8000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर। अनुपात 4 किलोमीटर, तो इन दोनों का अनुपात क्या बनेगा? 2:1। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 48 है। बाह्य पदों में एक पद 12 हो तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा? देखो इनका सूत्र क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों में से एक पद दे रखा है 12, दूसरा हमें पता नहीं है। मध्य पदों का गुणनफल प्रश्न में दे रखा है 48 है, तो हमें x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 4। क्लियर है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। आपको सूत्र याद होना चाहिए,
बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसको ऐसे ही तो लिखते हैं, मान के चलो a है कोई नंबर, b है और ये समानुपात c अनुपात d, ये हो गए मध्य, ये बीच के हैं तो मध्य पदों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा किया जाता है और बराबर किसके किया जाता है, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 48 और ये जो बाह्य पद हैं इनमें से एक पद दे रखा है 12 और आपको ये वाला पद निकालना था। तो क्या करेंगे, ये दोनों का गुणनफल बराबर इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर देखिए, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x - y मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये खेत है कैसा, वर्गाकार। अब वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कितनी दे रखी है, 3x - y मीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ 6 लिख दिया, आपको पूरा क्षेत्रफल लिखना है। अब भुजा यहाँ पर दे रखी है 3x - y स्क्वायर कर दो। अब इसको खोल दो आप, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, आ जाएगा। a स्क्वायर का फार्मूला क्या, a स्क्वायर के लिखेंगे तो 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो यहाँ पर y है तो y स्क्वायर माइनस 2ab। वहाँ फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही यहाँ पर करें 2ab, a ये रहा b ये रहा तो 2 3 जा 6 xy और इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग मीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो ये आपका आंसर आ गया 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6xy वर्ग मीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, 16,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखो, जो फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला आपको सबको मालूम है, ठीक है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसे ना मालूम हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, ये दर है और ये समय है। लेकिन अब बात करें चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, सीधा सीधा लिखो तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये पूरा फार्मूला लिख लेते हैं। P, एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ और फिर इसके आगे अंदर ये लिखो 1 + r/100 की पावर n और माइनस का 1 आप बढ़ा दीजिए। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह आपका सीधा सीधा निकल आएगा। अब इसी फार्मूले में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यू दे रखी है। देखो, P यानी मूलधन दे रखा है 16,000, R यानी दर दे रखी है 5%, N यानी समय दे रखा है 3%। तो इसी में हम लोग फिट कर देते हैं सारी वैल्यूज़ और आपका उत्तर आ जाएगा। देखो, P कितना है 16,000, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, छोटे ब्रैकेट के अंदर 1 + R कितना है 5%, 5/100 की पावर 3 - 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। 16,000 तो अभी सॉल्व करना नहीं है, इसको ऐसे ही रखो। 1 + 5/100, जब 5/100 को ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और नीचे आ जाएगा 20, यानी 1/20 आएगा। और यहाँ पर +1 लगा हुआ है तो जब इसको जोड़ेंगे 20 एकम 20, 21/20 ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 21/20। तो इसको हम यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, सीधा हम लोग 21/20 यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर लिख देते हैं 21/20 और ये पावर में 3 है तो हम लोग क्या करेंगे 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर और माइनस का 1, ठीक। आगे देखो, जब हमने यहाँ पर क्या किया 21 × 21 यानी 21 का जब क्यूब करेंगे तो वो आएगा 9,261। 20 का जब क्यूब करेंगे यानी 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 8,000 माइनस का 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 16,000 गुणे अब 9,261 बटे 8,000 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 9,261 माइनस 8,000 और बटे 8,000, ठीक। 8,000 एकम 8,000 हो जाएगा और ये 8,000 इसमें घट जाएगा। तो जब 8,000 से 16,000 को काटेंगे तो बचेगा 2,
गुणे 9261 में 8000 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1261। 261 तो ये पूरा आ गया, 9 में 8 गया, 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 2522 रुपये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2522 रुपये। इस तरह आपने सीधा फार्मूले का इस्तेमाल करके वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटे में सफ़र पूरा कर रही है। यदि गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो कितना समय लगेगा सफ़र पूरा करने में। तो इसको हम लोग तीर वाले क्वेश्चन में करेंगे। जैसे यहाँ पर एक तरफ लिख देते हैं गति और दूसरी तरफ लिख देंगे समय। जब उसकी गति थी 40 किलोमीटर तब वो पूरा कर रहा था 3 घंटे में। अब उसकी गति कर दी गई है 30 किलोमीटर, तो अब वो कितने घंटे में पूरा करेगा। पहला तीर तो आप बिना देखे ही लगा दो, एक्स से शुरू करके ऊपर की तरफ। क्लियर। अब यहाँ पर हमें इधर का तीर उल्टा लगेगा या सीधा लगेगा वो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। जब 40 की रफ्तार से चल रही है तो 3 घंटे लग रहा है। जब रफ्तार को हम कम कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो। जब ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं तो समय 3 घंटा लग रहा है। जब हम धीरे चलेंगे तो हमें समय कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यानी गति को घटाया जा रहा है तो समय बढ़ रहा है, यानी दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं तो तीर भी अपोजिट लगेंगे। इसको लिख लो x/3, जिधर से तीर शुरू होता है उस तरह लिखो 40/3। ठीक, x3 को उस तरह भेज दो, 40 × 3/30, तो 1 0 0 1 कट गया, 3 कट गया, x = 4। तो अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो उसको कितना घंटा लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक की परिभाषा लिखो एवं प्रकार बताओ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक की परिभाषा देख लो। चेक की परिभाषा दे रखी है, चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के काम आता है। ये इसकी हो गई परिभाषा। अब अगर बात करें चेक कितने प्रकार का होता है, तो चेक 3 प्रकार के होते हैं। वाहक चेक या धारक चेक, जिसे बियरर चेक भी कहते हैं। दूसरा होगा आदेशित चेक, जिसे ऑर्डर चेक भी कहते हैं। तीसरा होगा रेखांकित चेक, जिसे क्रॉस चेक भी कहते हैं। वाहक चेक की अगर बात करें, यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर देता है। चेक पर खातेदार के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि हर चेक पर हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। आदेशित चेक, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। अब रेखांकित चेक की अगर हम बात करें, रेखांकित चेक में क्या होता है, जब चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य में एंड को या नॉट निगोशिएबल अथवा अकाउंट पे ही लिख देते हैं तो उस चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। रेखांकित चेक मान चलो ऐसा है ये चेक, और यहाँ पर हमने 2 लाइनें खींच दी तो ये रेखांकित चेक हो गया। अब इसके यहीं पर आप चाहे तो लिख दो अकाउंट पे ही ओनली, या तो इसी में लिख दो नॉट निगोशिएबल, या इसी में लिख दो एंड को। तो ये सब चेक के प्रकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि इस समय नगर की जनसंख्या 1,40,000 है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताओ। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर ये दे रखा है कि मूलधन ये रहा, दर आपकी ये रही और समय आपका ये रहा। अब आपको यहाँ पर मिश्रधन निकालना है। ब्याज में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मिश्रधन निकालना है, क्योंकि ये पूछ रहा है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ये नहीं पूछ रहा है कि 3 वर्ष में कितनी बढ़ गई। अगर कितनी बढ़ गई तो वो ब्याज के बारे में बात कर रहा है। अगर ये बोल रहा है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो गई तो यहाँ पर मिश्रधन की बात हो रही है। तो इसमें मिश्रधन वाला फॉर्मूला हम लोग लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम ही है, आपको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। A = B + 1 + R/100 की पावर n। तो ये फार्मूला नहीं लिखते हैं, सीधा हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
P यानी 1,40,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना दे रखा है प्रश्न में 10%, 10/100, समय दे रखा है 3%। इसको सॉल्व कर लो। 1,40,000 इसको ऐसे ही रख लो, ये कट जाएगा 10, 1 कम 10, 10 दहम 100, 1/10 आ जाएगा। अब 1 प्लस 1/10 को सॉल्व करोगे 10 1 कम 10 और 1 11, 11/10 हो जाएगा। 11/10। अब ये पावर में 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 जीरो यहाँ से उड़ा दो पूरे और यहाँ पे 3 जीरो उड़ा दो, तो ऊपर बचेगा कितना 140। 11 11 11 यानी 11 का 3 बार गुणा किया जा रहा है, तो 11 का जो क्यूब होगा वो 1331। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1,86,340 इसका मल्टीप्लाई आएगा। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1,86,340। ये हो जाएगी जनसंख्या 3 वर्ष बाद नगर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय प्रदर्शन विधियों के प्रकार लिखो। समुच्चय को कितनी विधियों से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, तो हम लोग मेनली 2 विधियों से प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन कौन सी वो विधि, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली विधि है सारणी विधि या सूची विधि, दूसरी विधि है नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अब इन दोनों के एग्जाम्पल देख लो ध्यान से। मान के चलो कि हमें भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों के नामों का समुच्चय लिखना है। इसको सारणी विधि और नियम विधि दोनों से करके देखेंगे। तो सबसे पहले सारणी विधि देखो, यहाँ पर क्या करेंगे ए लिखेंगे बराबर में और ब्रैकेट के अंदर प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों के नामों को लिख डालेंगे। तो ये आपका हो गया सारणी विधि। अब नियम विधि के बारे में लिखें तो नियम विधि से कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर x और ये कॉलन और लिखेंगे भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्री ब्रैकेट बंद। इस तरह हम लिखेंगे नियम विधि को और इस तरह लिखेंगे हम सारणी विधि को। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आपका कभी कभी ऐसे आ जाता है ए ब्रैकेट के अंदर x और ये लगा देते हैं और उसके आगे लिख देते हैं x इज़ लेस देन 20 और कॉमा लगा के लिख देंगे x अभाज्य संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, x जितनी भी अभाज्य संख्या है और 20 से छोटी हों वो सारी संख्याएं इस समुच्चय के अंतर्गत आएंगी। तो इस तरह आपने ये समझ लिया कि नियम विधि और सारणी विधि दोनों को हम लोग कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसका मतलब आप तैयारी के प्रति सीरियस हैं। अब आपको यहाँ पर लघु गणक के रूप में इसको कैसे लिखेंगे नीचे बताइए। लघु गणक के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, 12⁴ बराबर 144। इसको लघु गणक के रूप में कैसे लिखेंगे नीचे कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल पेपर का सलूशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रश्न में डाउट हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।